नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। तो आज हम करेंगे, हमारा टॉपिक है कंस्ट्रेंट्स एंड फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा लगभग 3 नंबर में पूछ लेते हैं इसको, और 4 नंबर में पूछ लेते हैं कई बार इसकी डेफिनेशन हो। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट्स करेंगे और उसके टाइप करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे उसका। ठीक है, तो हमारा कंस्ट्रेंट्स फोर्स क्या होता है, जो मैंने हाईलाइट कर रखे ना यहाँ पर, ये कर लेना। ठीक है, आप These forces restricting the motion of system of particle is called force of constraints। तो हमारा फोर्स ऑफ कंस्टेंट्स क्या होता है, ये वो फोर्स होता है जो मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल को रिस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या फोर्स ऑफ कंस्टेंट हो गया। तो सिंपली ये हमारा फोर्स होता है जो मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल को रिस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, तो उसके आगे हमारा क्या है, कंस्टेंट्स। तो कंस्टेंट्स क्या होता है, constraints are geometrical or kinematical restrictions that are imposed on the position and velocity of the ith of the particle of the system. Hence the constraint limit the motion of system। तो इसने क्या बताया, हमारा constraints क्या होता है, जियोमेट्रिकल और काइनेमेटिकल रिस्ट्रिक्शन होता है, जो हमारे क्या करता है, इम्पोज करता है पोजिशन और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम को। ठीक है, तो हमारा फोर्स क्या था, जो मोशन ऑफ सिस्टम पार्टिकल को रिस्ट्रिक्ट करता था, वो हमारा फोर्स हो जाता था। और कंस्टेंट हमारा क्या होता है, ये जियोमेट्रिकल और काइनेमेटिकल रिस्ट्रिक्शन होता है, जो हमारी पोजीशन और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ सिस्टम को इम्पोज करता है। ठीक है, सिंपली ये हमारा क्या करता है, मोशन ऑफ सिस्टम को लिमिट करता है। ठीक है, इसके बाद क्या हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, F इंटू R1 R2 R3 अप टू Rn R1 डॉट R2 डॉट R3 डॉट अप टू आर एन टी। डॉट का मतलब इसमें हमारे ऊपर क्या है, हमारा आर का हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट है। ठीक है, तो हमारा डिफ्रेंशिएट ले रखा है, हमारा टाइम है। तो इसने हमारा क्या बताया, नीचे हमारा R1 2 3 इसको क्या कर सकते हैं, RI लिख सकते हैं, RI इंटू R1 R2 R3 अप टू एन, ये हमारे क्या पोजिशन वेक्टर हैं। RI डॉट R1 डॉट R2 डॉट R3 डॉट अप टू Rn डॉट, ये हमारे क्या हैं, वेलोसिटी वेक्टर हैं, क्योंकि हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ डी आर आई अपॉन डी टी हमारा क्या होगा, वेलोसिटी हो जाएगा। तो ये हमारे क्या हैं, वेलोसिटी वेक्टर हैं, और किसके हैं, हमारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल के, जिसमें हमारे एन पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपको समझ में। इसके बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल इनके। तो पहला एग्जांपल क्या है, ए बॉल रोलिंग ऑन रफ सरफेस विदाउट स्लिपिंग। तो इसकी डेफिनेशन आए तो आपको क्या करता है, डेफिनेशन करनी है, ये इसकी मैथमेटिकल लिखना, उसके कुछ एग्जांपल करने हैं। ठीक है, तो पहला एग्जांपल क्या है हमारा, ये बॉल रोलिंग ऑन रफ सरफेस विदाउट स्लिपिंग। तो हमारे एक सरफेस के ऊपर हमारी क्या करे, बॉल रोल कर रही है विदाउट स्लिपिंग, विदाउट स्लिप करे। ठीक है, तो ये हमारा एग्जांपल है। द कंस्ट्रेंट्स ऑन द मोशन ऑफ पार्टिकल इन रिजिड बॉडी आर सच दैट डिस्टेंस आर आई जे रिमेन्स अनचेंज। तो हमारा क्या है, जो मोशन ऑफ पार्टिकल होता है रिजिड बॉडी में, इसके ऊपर कंस्टेंट होता है ना, वो हमारा क्या होता है, उसके ऊपर हमारा कंस्टेंट होता है। और इसमें क्यों होता है, क्योंकि हमारी डिस्टेंस है वो रिमेन अनचेंज रहती है इसमें। ठीक है, तो क्या होगा, द कंस्टेंट्स ऑन द मोशन ऑफ पार्टिकल इन रिजिड बॉडी, जो कंस्टेंट हमारा मोशन ऑफ पार्टिकल रिजिड बॉडी के ऊपर होता है, वो हमारा क्या होता है, कंस्टेंट होता है। और किसके कारण होता है, क्योंकि हमारे उसमें डिस्टेंस रिमेन अनचेंज रहती है। ठीक है, डिस्टेंस चेंज नहीं होती। इसके बाद हमारा एक और एग्जांपल, बीड स्लाइडिंग ऑन वायर इज कंस्टेंट ड्यू टू मूव इन वन डायमेंशन ओनली। तो हमारे वायर के ऊपर हम जो बीड स्लाइड करते हैं ना, वो हमारा किसका एग्जांपल है, कंस्टेंट का है। और क्यों, क्योंकि वो मूव करता है एक डायमेंशन में ओनली। ठीक है, एक डायरेक्शन मूव करता है वो हमारा एक डायमेंशन में। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, एज द मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज विद इन द कंटेनर। जो हमारा कंटेनर, उसके अंदर गैस मॉलिक्यूल है, वो उनका मोशन होता है, वो भी हमारा क्या होता है, कंस्टेंट का एग्जांपल होता है। देयरफॉर द मोशन ऑफ गैस इनसाइड कंटेनर इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो इसने क्या बताया है, गैस मॉलिक्यूल्स का कंटेनर में जो हमारा मोशन होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होता है ना, वो हमारा क्या होता है, कंटेनर के अंदर रिस्ट्रिक्टेड होता है वॉल के द्वारा। ठीक है, वॉल ऑफ द कंटेनर के द्वारा। तो ये भी हमारा एग्जांपल हो गया। इसके बाद क्या है हमारा, एज द पॉइंट मास ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑलवेज रिमेन एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस। जो हमारा पॉइंट मास होता है सिंपल पेंडुलम का,
तो उसमें हमारा क्या आता है, कॉन्स्टेंट डिस्टेंस के ऊपर रहता है, तो हमारा क्या हो गया, उसमें मोशन ऑफ पॉइंट ऑफ मास क्या होगा, रिस्ट्रिक्ट होगा। ठीक है, तो क्या बताया इन्हें, एक सिंपल पेंडुलम में हमारा पॉइंट मास है ना, उसकी क्या है, कांस्टेंट है उसकी दूरी। ठीक है, जो उसका लटकता है ना पॉइंट मास, उसकी दूरी सेम है, तो हमारा क्या होगा, उसका मोशन ऑफ पॉइंट मास का क्या होगा, रिस्ट्रिक्ट होगा। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड होगा। और हमारा कंस्टेंट भी क्या होता है, जो मोशन और पोजीशन को रिस्ट्रिक्ट करता है वो हमारा क्या होता है, कंस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो अब इसके कुछ हैं टाइप, क्लासिफिकेशन इसके क्या क्या क्या। ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन क्या है हमारा, होलोनोमिक कंस्टेंट। ठीक है, होलोनोमिक कंस्टेंट क्या होता है, दी कंस्टेंट आर सेड टू बी होलोनोमिक इफ द कंडीशन ऑफ ऑल कंस्टेंट में बी एक्सप्रेस्ड एज ए इक्वेशन रिलेटिंग द पोजिशन कोऑर्डिनेट ऑफ द ith ऑफ द पार्टिकल एंड पॉसिबली टाइम इन द फॉर्म। तो इसने क्या बताया है, वो हमारे कंस्टेंट होलोनोमिक होते हैं। ठीक है, इफ़ द कंडीशन ऑफ ऑल कंस्टेंट में बी एक्सप्रेस एज इक्वेशन, जो हमारी कंडीशन होती है कंस्टेंट की, उसको हम एक्सप्रेस करते सकते हैं इक्वेशन में, और वो किससे रिलेट करती है, पोजिशन कोऑर्डिनेट से और हमारे टाइम के साथ। तो इसने मैथमेटिकली दिखा दिया, एफ R1 R2 हमारे क्या है, ये पोजिशन कोऑर्डिनेट हैं, और ये हमारा टाइम का, ये हमारा जीरो का इक्वल हो गया। तो क्या बताया है, जिसमें हमारी कंडीशन होती है ना ऑल कंस्टेंट की, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं पोजिशन वेक्टर और टाइम की टर्म में। ठीक है, R1 R2 हमारे पोजिशन वेक्टर हैं, T हमारा टाइम है। ठीक है, तो यही था इसने, दी कंस्टेंट आर सेड टू बी होलोनोमिक इफ द कंडीशंस ऑफ ऑल कंस्टेंट मे बी एक्सप्रेस एज इक्वेशन रिलेटिंग द पोजिशन कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एंड पॉसिबली द टाइम इन द फॉर्म। ठीक है, जो हमारी कंडीशन होती है कंस्टेंट की, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इक्वेशन में, और वो किससे रिलेट करते हैं, हमारी पोजिशन कोऑर्डिनेट से और हमारे टाइम के साथ। तो मैथमेटिकली हमने ऐसे लिख दी। तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, ये हमारे पोजिशन कोऑर्डिनेट है, ये हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स वाई जेड में होते हैं हमारे ये। तो हमने क्या कर दिया, F इंटू X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2 अप टू Xn Yn Zn, और साथ में हमारा टाइम का है। ठीक है, इजिकल टू 0 हो गया। तो ये हमारा हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की इसमें। ठीक है, तो आप होलोनोमिक में बस आपको इतना करना है। इसके बाद दिखा रहा है किसने एग्जाम्पल है कुछ इसके। ठीक है, एग्जाम्पल में होलोनोमिक में हमारे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, जो मैंने मोशन ऑफ रिजिड बॉडी पढ़ा था ना, वो किसका एग्जाम्पल है, होलोनोमिक कंस्टेंट का है। क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारी डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स होते हैं वो हमारा कांस्टेंट होती है, और उसकी कंडीशन को हम कंस्टेंट क्या कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, RI माइनस RJ का होल और मॉडुलस का स्क्वायर इजिकल टू CIJ का स्क्वायर। ठीक है, CIJ हमारी साइड लगा दी, हमारी टर्म ये हो गई। CIJ हमारा कांस्टेंट है, और RI RJ हमारा पोजिशन कोऑर्डिनेट है, I और J पार्टिकल का। और RI और RJ को हम क्या कर सकते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में XI माइनस XJ का होल स्क्वायर प्लस YI माइनस YJ का होल स्क्वायर प्लस ZI माइनस ZJ का होल स्क्वायर इजिकल टू CIJ स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा होलोनोमिक का एग्जांपल हो गया। क्या एग्जांपल था, जो हमारा मोशन होता है रिजिड बॉडी का, वो हमारा क्या होता है, होलोनोमिक कंस्टेंट होता है, क्योंकि उसमें डिस्टेंस हमारी दो पार्टिकल के बीच में कांस्टेंट रहती है। और कंडीशन को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, RI माइनस RJ होल मॉडुलस का स्क्वायर इजिकल टू CIJ का स्क्वायर। ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमारे पोजिशन वेक्टर हैं। CIJ हमारी साइड आ गया, तो ये हमारी इक्वेशन ये हो गई। और यदि हम इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखें तो हमारा क्या हो गया, XI माइनस XJ का होल स्क्वायर प्लस YI माइनस YJ का होल स्क्वायर प्लस ZI माइनस ZJ का होल स्क्वायर इजिकल टू CIJ का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका ये एग्जांपल होगा। आपको एक और एग्जांपल लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा सिंपल पेडल का एग्जांपल था ना, वो होगा इसका, कंस्टेंट इन्वॉल्व इन द मोशन ऑफ पॉइंट मास ऑफ सिंपल पेडुलम आर होलोनोमिक कंस्टेंट। जो हमारा पॉइंट मास का मोशन होता है ना सिंपल पेडुलम, वो हमारा होलोनोमिक कंस्टेंट होता है। क्योंकि क्या होता है, एज द मोशन ऑफ पॉइंट मास इज नॉट फ्री, तो पॉइंट मास हमारा फ्री नहीं होता। इट टेक प्लेस अंडर कंस्टेंट दैट पॉइंट मास ऑफ सिंपल पेंडुलम इज ऑलवेज ए कांस्टेंट डिस्टेंस। तो ये देखो, हमारा जो सिंपल पेंडुलम मास पॉइंट मास होता है सिंपल पेंडुलम, वो हमारा होलोनोमिक कंस्टेंट होता है। क्योंकि जो हमारी डिस्टेंस होती है ना इसकी सिंपल पेंडुलम की, मास हमेशा इसकी कांस्टेंट रहती है, तो ये हमारा क्या होगा, कांस्टेंट मोशन हो गया। ठीक है, इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, R एंड RI पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट मास एंड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन।
पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हमारा ये होगा, ये हमारा क्या दे रखा है इसने, ए है और ये हमारा आर है, ठीक है। तो इसको हम कैसे वो कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट, देखो इफ आर एंड ए विद पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट मास एंड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन रिस्पेक्टिवली विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट देन द कंडीशन ऑफ कंस्टेंट कैन बी एक्सप्रेस। तो इसकी कंडीशन क्या है कंस्टेंट की, आर माइनस ए का होल मॉडुलस स्क्वायर इजकल टू एल स्क्वायर। आर हमारा क्या है पॉइंट मास का की डिस्टेंस है, आर ए हमारे क्या है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की वो, ठीक है, इजकल टू एल स्क्वायर हो गया। यदि हमारा क्या दे रखे है फॉर द मोशन ऑफ पेंडुलम टू बी कन्फाइंड इन द वर्टिकल प्लेन, यदि हमारा पेंडुलम का मोशन है वर्टिकल प्लेन में कन्फाइंड है, वर्टिकल मतलब सीधा, ठीक है, टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई एंड पोलर कोऑर्डिनेट आर एंड थीटा विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एस एज ओरिजिन आर टेकन फॉर लोकेटिंग द पोजिशन ऑफ बोव इन मोशन। तो इसने क्या बताया है यदि हम मोशन ऑफ पेंडुलम को पैरेलल वर्टिकल प्लेन में करते हैं तो उसके दो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होंगे, एक तो हमारा एक्स होगा, एक हमारा वाई होगा, और हमारे पोलर कोऑर्डिनेट क्या होंगे थीटा होगा और हमारा क्या होगा आर होगा, ठीक है। आर हमारी क्या इसकी दूरी है, ठीक है। तो ये हमारे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लेंगे तो उसका रिलेशन क्या होगा हमारे एक्स और वाई का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, और आर हमारे एक्स इक्वल हो गया एल का हो गया, ठीक है। तो इसमें हमारा एक एग्जांपल हो गया मोशन ऑफ रिजिड बॉडी का, क्योंकि इसमें हमारी डिस्टेंस होती है दो पार्ट के बीच में हमारी सेम रहती है, उसको हम इस तरह लिख सकते हैं। एक हमारा सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि जो इसमें पॉइंट मास की डिस्टेंस होती है सेम रहती है, और कंडीशन इसकी ये हो गई, ठीक है। इसके बाद हमारा थर्ड एग्जांपल देखें, इसमें हमारा क्या होता है व्हेन ए पार्टिकल इज रिस्ट्रिक्टेड टू मूव अलोंग ए कर्व और ऑन द गिवन सरफेस देन द कंस्ट्रेंट इन्वॉल्व ऑलोनोमिक कंस्ट्रेंट। तो इसने क्या बताया हमारा पार्टिकल है यदि वो मूव करता है किसी कर्व में तो उसका मोशन हमारा रिस्ट्रिक्ट होता है, तो रिस्ट्रिक्शन हमारी क्या होती है कंस्टेंट होती है। व्हेन ए पार्टिकल इज रिस्ट्रिक्टेड टू मूव अलोंग एनी कर्व तो हमारा क्या होगा वो ऑलोनोमिक कंस्टेंट होगा, ठीक है। हैंस द इक्वेशन ऑफ कर्व ऑन द सरफेस ऑन विच मोशन ऑफ पार्टिकल टेक प्लेस इट टेकन एज इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट। जो हमारी इक्वेशन ऑफ कर्व होती है ना, कर्व इक्वेशन ऑफ कर्व होती है वो हमारी क्या होती है इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट हो जाती है सिंपली, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑलोनोमिक कंस्टेंट हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन ऑलोनोमिक कंस्टेंट, और ये वो कंस्टेंट होते हैं जो हमारी कंडीशन होती है कंस्टेंट को उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते इक्वेशन में, ठीक है। तो हम इसको पढ़ते क्या होता है नॉन ऑलोनोमिक कंस्टेंट में द कंस्टेंट आर सेड टू बी नॉन ऑलोनोमिक इफ द कंडीशन ऑफ ऑल द कंस्टेंट मे नॉट बी एक्सप्रेस एज द इक्वेशन रिलेटिंग द पोजिशन कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एंड पॉसिबली टाइम। तो इसने भी ये बताया है नॉन ऑलोनोमिक कंस्टेंट वो होते हैं जिसमें कंडीशन होते हैं ना हमारी ऑल कंस्टेंट की उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते इक्वेशन में, और इक्वेशन किस रिलेट करते पोजिशन कोऑर्डिनेट से और टाइम से हमारे, ठीक है। तो मैथमेटिकली हमारा क्या हो गया फिजिकल टू R1 R2 R3 अप टू Rn और टाइम इजिकल टू नॉट इक्वल टू 0, तो हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये हमारे पोजिशन वेक्टर हैं, ये हमारे टाइम का, ठीक है। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं। तो इसके एग्जांपल कितने दे रखे, इसने 3 एग्जांपल इसके हैं। तो पहला क्या है हमारा मोशन ऑफ पार्टिकल प्लेस्ड ऑन सरफेस ऑफ सॉलिड सरफेस। तो इसने क्या बताया हमारा एक पार्टिकल का मोशन है जो हमारा सॉलिड स्फीयर के सरफेस के ऊपर रख रखा, तो वो हमारा किसका एग्जांपल है नॉन ऑलोनोमिक का, ठीक है। तो क्या हो गया फॉर द मोशन ऑफ पार्टिकल प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस स्फीयर के सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल रख रहा है उसका मोशन हमारा क्या होता है नॉन ऑलोनोमिक होता है, और उसकी कंडीशन हमारी क्या होती है कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ए हमारा क्या है रेडियस स्फीयर की, और हमारा क्या पोजिशन वेक्टर है रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हमारी ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करते हैं इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये आप इतना कर लेना। इसके बाद हमारा सेकंड एग्जांपल है द कंस्टेंट इन्वॉल्व इन द मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन द कंटेनर। जो हमारा कंस्टेंट इन्वॉल्व होता है मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन कंटेनर आर ऑलोनोमिक। जो हमारे कंटेनर में हमारे मोशन होते हैं गैस मॉलिक्यूल्स की वो हमारी क्या होती है उनके ऊपर जो कंस्टेंट लगता है वो हमारा नॉन ऑलोनोमिक होता है, ठीक है। इफ़ यू कंसिडर द गैस कंटेनर एज स्पेयर ऑफ रेडियस, तो मान लिया हमारा गैस कंटेनर उसकी रेडियस क्या स्पेयर की आर है मतलब रेडियस ए है,
और पोजीशन वेक्टर हमारा आर है, आर पोजीशन वेक्टर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंटेनर। देन द कंडीशन ऑफ कंस्टेंट फॉर द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल कैन बी एक्सप्रेस एज आर क्यूब लेस देन इक्वल टू ए क्यूब। तो ए क्यूब हमारी साइड हो गया, आर क्यूब माइनस ए क्यूब ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या आ गई, कंडीशन आ गई इसकी। तो ये हमारा क्या है, जो हमारे कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनके ऊपर जो कंस्टेंट लगता है, रिस्ट्रिक्शन लगती है, वो हमारा क्या होता है, नॉन होलोनोमिक होती है। और हमारे क्या दे रखी है, जो हमारा गैस कंटेनर है जो स्फीयर की शेप में, उसकी रेडियस हमारी क्या ए है, और आर हमारा क्या पोजीशन वेक्टर है मॉलिक्यूल्स की सेंटर ऑफ कंटेनर से। ठीक है, तो उसकी कंडीशन क्या हुई कंस्टेंट फॉर्मेशन की और मॉलिक्यूल्स की, आर क्यूब इज लेस देन इक्वल टू ए क्यूब। ए क्यूब हमारी सेट लगाए तो हमारी क्या हुई, कंडीशन हो गई कंस्टेंट की। ठीक है, इसके बाद हमारा एग्जांपल क्या है, ए बॉडी रोलिंग ऑन रफ सरफेस विदाउट स्लिपिंग एज एन एग्जांपल ऑफ नॉन होलोनोमिक कंस्टेंट। एक जो बॉडी हमारी रफ सरफेस के ऊपर रोल करती है विदाउट स्लिपिंग, तो वो हमारा एग्जांपल किसका है, नॉन होलोनोमिक कंस्टेंट का। ठीक है, तो ये हमारे दो कंस्टेंट हो गए, होलोनोमिक और नॉन होलोनोमिक। ठीक है, होलोनोमिक में हमारा क्या होता है, इसको हम इक्वेशन को, जो हमारी कंडीशन होती है कंस्टेंट को, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इक्वेशन में। और इक्वेशन किससे रिलेट करती है, हमारी कोऑर्डिनेट से, पोजीशन कोऑर्डिनेट से और टाइम के साथ। नॉन होलोनोमिक में उसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकते इक्वेशन ऑफ मोशन में। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, स्क्लेरोनोमस एंड रिनोमस कंस्टेंट। ठीक है, स्क्लेरोनोमस और रिनोमस कंस्टेंट क्या होते हैं, इफ़ द इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम देन द कंस्टेंट आर नोन एज स्क्लेरोनोमस कंस्टेंट। तो स्क्लेरोनोमस कंस्टेंट क्या होते हैं, यदि हमारी इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट को हम इफ़ द इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, यदि हमारी इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट हमारी इंडिपेंडेंट है टाइम के ऊपर, तो हमारा कंस्टेंट हमारा क्या होगा, स्क्लेरोनोमस होगा। ठीक है, वो कंस्टेंट हमारा होगा। ठीक है, इसमें हमारा क्या होता है, इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट क्या होती है, टाइम के ऊपर इंडिपेंडेंट होती है। रिनोमस में हमारी क्या होती है, टाइम के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, स्क्लेरोनोमस में हमारी क्या होती है, इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है टाइम के ऊपर, और इसमें हमारी क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। ठीक है, अब हम दोनों के एग्जांपल देखते हैं। ए सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड विद फिक्स सपोर्ट इज स्क्लेरोनोमस कांस्टेंट। तो हमारा सिंपल पेंडुलम होता है, एक फिक्स सपोर्ट के ऊपर हमारा सस्पेंड लटक रहा है, तो हमारा किसका एग्जांपल हो गया, स्क्लेरोनोमस कांस्टेंट का होगा, क्योंकि वो टाइम के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, ए सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड विद मूविंग सपोर्ट इज रिनोमस कांस्टेंट। और यदि हमारा मूविंग सपोर्ट के ऊपर सिंपल पेंडुलम लटक रहा है, तो हमारा किसका हो गया, रिनोमस कांस्टेंट का, क्योंकि वो डिपेंड होता है टाइम के ऊपर। ठीक है, तो पहला हमारा क्या था, सिंपल पेंडुलम यदि फिक्स सपोर्ट के साथ सस्पेंड है, तो हमारा किसका एग्जांपल है, स्क्लेरोनोमस का। यदि वो मूविंग सपोर्ट के साथ है, तो वो रिनोमस कांस्टेंट का एग्जांपल हो गया। ठीक है, इसके बाद एग्जांपल क्या दे रखा है हमें, ए बीड स्लाइडिंग और रिजिड कर्व्ड वायर फिक्स इन स्पेस इज सब्जेक्टेड टू स्क्लेरोनोमस कांस्टेंट। तो क्या बताया है, एक बीड स्लाइड करती है रिजिड कर्व वायर के ऊपर, जो हमारा फिक्स क्या है, स्पेस के ऊपर, तो वो किसका एग्जांपल हो गया, स्क्लेरोनोमस कांस्टेंट का हो गया। यदि हमारी वायर, इफ़ द वायर इज मूविंग इन सम प्रिस्क्राइब्ड फैशन, यदि हमारी वायर मूव करती है किसी भी प्रिस्क्राइब्ड फैशन में, तो हमारा किसका एग्जांपल हो गया, वो रिनोमस कांस्टेंट का होगा। ठीक है, सिंपली क्या हो गया, बीड स्लाइडिंग और रिजिड कर्व्ड वायर, एक हमारी बीड है स्लाइड करी रिजिड कर्व वायर के ऊपर, वो हमारे फिक्स है स्पेस में, तो हमारे स्क्लेरोनोमस का एग्जांपल हो गया। यदि हमारी वायर मूव कर रही है किसी भी प्रिस्क्राइब्ड फैशन में, तो हमारा रिनोमस का एग्जांपल हो गया। ठीक है, वो अब इसमें क्या बताया, थोड़ी बहुत ही है, ये भी हम आपको बता देते हैं, ये बुझ लेते हैं 2-3 नंबर में। ठीक है, डिफ़िकल्टीज इंट्रोड्यूस्ड बाय कंस्टेंट इन मैकेनिकल प्रॉब्लम। तो हमें क्या क्या डिफ़िकल्टी आई कंस्टेंट के उसमें। ठीक है, तो ये हमारा द कोऑर्डिनेट आर आई कनेक्टेड बाय इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट बट नॉट इंडिपेंडेंट। तो इसने क्या बताया, जो हमारे कोऑर्डिनेट है आर आई, वो किससे कनेक्टेड है, हमारे इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट से, लेकिन वो हमारी इंडिपेंडेंट नहीं है। हैंस द इक्वेशन ऑफ मोशन आर नॉट ऑल इंडिपेंडेंट। तो क्या होगा, हमारे जो कोऑर्डिनेट आ रहा है वो किससे कनेक्ट है, हमारी इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट से कनेक्ट हैं, तो हमारे क्या होगा, ये हमारी इंडिपेंडेंट नहीं है, और इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या इंडिपेंडेंट नहीं है।
ठीक है। इसके बाद क्या है, imposing constraint on system means that there are forces present in the problem that cannot be specified directly but are known in terms of their effect on the motion of system। तो इसने क्या बताया, हमारी imposing constraint होते हैं on a system means there are forces present in the problem that can be prescribed specially directly cannot be specified directly but are known in terms of their effect on the motion of system। तो अब देख लेना, इसने क्या बताया है, जो हमारी इम्पोजिंग कंस्टेंट होते हैं सिस्टम के ऊपर, वो हमारे क्या होते हैं, फोर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं प्रॉब्लम में, और उसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली स्पेसिफाई नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारे किसके टर्म में होते हैं, मोशन के टर्म में होते हैं। ठीक है, मोशन ऑफ सिस्टम के टर्म में होते हैं। दी फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कंस्टेंट आर नॉट नॉन इनिशियली, और जो फोर्स हमारे रिक्वायर करते हैं ना मेंटेन करते कंस्टेंट को, वो हमें प्राप्त नॉन नहीं होते। ठीक है, तो पहला हमारा क्या था, हमारी कोऑर्डिनेट है वो कनेक्टेड होते इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट से, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, तो हमारे ऑल इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे नॉट इंडिपेंडेंट हो गई। और सेकंड क्या हमारा, इम्पोजिंग कंस्टेंट होते हैं सिस्टम के ऊपर, वो हमारे क्या होते हैं, फोर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं प्रॉब्लम में, और हम उनको स्पेसिफाई नहीं कर सकते डायरेक्टली, बट आर नोन इन टर्म ऑफ देयर इफेक्ट ऑन मोशन पार्टिकल, लेकिन उनको वो कैसे पता होते हैं, किस टर्म में, इफेक्ट ऑन मोशन ऑफ सिस्टम के टर्म में नॉन होते हैं। दी फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कंस्टेंट आर नॉट नॉन इनिशियली, और जो फोर्स रिक्वायर होती है मेंटेन करने के लिए रिस्ट्रिक्शन को, वो नॉन नहीं होती है। ठीक है, इन डिफ़िकल्टीज़ को हमें कैसे रिमूव किया तो वो बता रखा है। फर्स्ट डिफ़िकल्टी इन होलोनोमिक कंस्टेंट कैन बी सोल्व बाय यूज ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट। जो पहली डिफ़िकल्टी थी उसको हमने कैसे सोल्व किया, जनरलाइज कोऑर्डिनेट का यूज करके कर दिया। और सेकंड डिफ़िकल्टी को कैसे रिमूव किया, बाय एलिमिनेटिंग द फोर्स ऑफ कंस्टेंट फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन एट एन अर्ली स्टेज बाय यूजिंग द मैकेनिक्स इन सच ए मैनर दैट फोर्स ड्यू टू कंस्टेंट आर एलिमिनेटेड। तो इसने क्या बताया, सेकंड डिफ़िकल्टी को हमने कैसे रिमूव किया, फोर्स ऑफ कंस्टेंट को एलिमिनेट करके फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन एट एन अर्ली स्टेज बाय यूजिंग मैकेनिक्स इन सच ए मैनर दैट फोर्स ड्यू टू कंस्टेंट आर एलिमिनेटेड। तो इसने क्या बताया, सेकंड डिफ़िकल्टी को हमने कैसे रिमूव कर दिया, फोर्स ऑफ कंस्टेंट को एलिमिनेट करके इक्वेशन ऑफ मोशन से। ठीक है, तो ये हमारी दो डिफ़िकल्टी हो गई। तो हमने पढ़ लिया हमारा कंस्ट्रेंट, फोर्स ऑफ कंस्टेंट, इसके एग्जांपल हो गए, और इसका क्लासिफिकेशन होता है हमारे चार में, होलोनोमिक, नॉन होलोनोमिक, और इनके एग्जांपल कर लिए हमने। इसके बाद क्लोरोनोमस और इनोमस कंस्टेंट, इसकी डिफ़िकल्टीज आई थी और उसको मैंने कैसे सोल्व किया वो हो गया। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक होगा कंप्लीट। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सके और हमें भी कुछ सहयोग मिल सके। थैंक यू।